हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, फटाफट रिवीजन सीरीज़ में आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ से भी 3 से 4 में हर सीरीज़ टॉपिक अभी इम्पॉर्टेंट ही करवा रही हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन करवा रही हूँ जिनके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा एक एक प्रश्न। कुछ प्रश्न आज हम गैर वित्तीय संस्थान से समझेंगे, कुछ हम संविधान संशोधन और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भाग 8 है। इसके पहले के भाग 7 जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 374 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। 374 के 74 एक एक क्वेश्चन अपने आप में रामबाण है। मैंने बोला है पीएससी प्री के लिए फटाफट सीरीज़, बाय सीरीज़ और मेरे प्रैक्टिस सेट, बस ये कर लो, आपका 85 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेंटर या संस्थान, ये बोलते हैं जिनको। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान इनको बोलते हैं, और एनबीएफसी भी बोलते हैं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम शुरू के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला है, जो एनबीएफसी होते हैं में निवेशकों का जो संरक्षण होता है वो कौन करता है? तो वो करता है आरबीआई। आरबीआई जिसको हम बैंकों का बैंक बोलते हैं, फादर ऑफ बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना आरबीआई की 1935 में हुई थी, और यही गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ही निवेशकों का संरक्षण करता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ही क्या करता है? गैर बैंकिंग संस्थान में जो भी व्यक्ति निवेश करता है उसको संरक्षण कौन प्रदान करता है? आरबीआई प्रदान करता है। दूसरा है, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उसकी नियामक संस्था कौन सी है, मतलब उसके लिए नियम कौन बनाता है? वो भी कौन है? आरबीआई है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को किस प्रकार का लाइसेंस आवश्यक है? तो एक एनबीएफसी या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का लाइसेंस ही आता है, वही इसके लिए आवश्यक है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या एनबीएफसी के लिए पूंजी पर्याप्तता का अनुपात कितना है? तो एनबीएफसी के लिए पूंजी पर्याप्तता का अनुपात 15% है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या एनबीएफसी के लिए पूंजी पर्याप्तता का अनुपात कितना है? तो 15% है। एनबीएफसी की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ब्याज की आय। जो भी ब्याज मिलता है वही उनका आय होता है। एनबीएफसी कृषि ऋण प्रदान नहीं, एनबीएफसी मेनली जो प्रदान करता है ना वो आवास ऋण प्रदान करता है, कृषि ऋण प्रदान नहीं करता है। याद रखना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान किस प्रकार का ऋण प्रदान नहीं करते हैं? तो कृषि ऋण प्रदान नहीं करते हैं। एनबीएफसी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, वो क्या कहते हैं उसको? एसेट क्वालिटी रिपोर्ट, जिसको संपत्ति गुणवत्ता रिपोर्ट भी बोला जाता है। तो एनबीएफसी को यही एसेट क्वालिटी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी पड़ती है। कौन सी? एसेट क्वालिटी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होती है। किसको? एनबीएफसी को, याद रखिएगा। अगला है, एनबीएफसी के निदेशक मंडल में कम से कम क्या होना चाहिए? तो एनबीएफसी के निदेशक मंडल में 2 स्वतंत्र सदस्य होना चाहिए। 2 सदस्य स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। एनबीएफसी को हर त्रैमासिक माह में अपने वित्तीय विवरण जमा करने होते हैं। क्या हर एनबीएफसी जो होता है उसको अपने वित्तीय विवरण जमा करने होते हैं? कब? हर 3 माह में करने होते हैं। एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग कौन जारी करता है? एनबीएफसी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्रिसिल जारी करता है। कौन जारी करता है? क्रिसिल, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही है। एनबीएफसी जो है वो चेक जारी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? चेक जारी करने की उसको अनुमति नहीं है। एनबीएफसी व्यक्ति और कंपनी दोनों को लोन दे, बोलेंगे किसको लोन दे सकते हैं? तो व्यक्ति को भी दे सकते हैं और कंपनी को भी दे सकते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस क्या है? एक एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस है। एनबीएफसी को आरबीआई नियम के तहत पंजीकरण करना आवश्यक होता है। एनबीएफसी को किस नियम के तहत पंजीकरण कराना होता है? आरबीआई नियम के तहत। एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। एनबीएफसी किसके लिए मेनली ऋण प्रदान करता है? आवास के लिए। एनबीएफसी का जो मुख्यालय होता है वो आमतौर पर, मतलब जितने भी संस्थान जो होते हैं उनका मुख्यालय आमतौर पर मुंबई होता है। एनबीएफसी जमा स्वीकार नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है ना कि जो वित्तीय संस्थान होते हैं, जैसे कि जो हमारी बैंकिंग सिस्टम होती है, एसबीआई हुआ या यूनियन बैंक हुआ या कोई भी बैंक हो, तो वो लोग क्या करते हैं? जमा को स्वीकार कर देते हैं, लेकिन जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है वो जमा स्वीकार नहीं करता है। एनबीएफसी को लाइसेंस कौन प्रदान करता है? एनबीएफसी को जो लाइसेंस है वो आरबीआई प्रदान करता है।
एनबीएफसी की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता कितनी है? 2 करोड़ रुपए। मतलब इसमें न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? 2 करोड़ रुपए होती है। भारत का सबसे बड़ा एनबीएफसी कौन है? एचडीएफसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कौन सा है? एचडीएफसी है। एनबीएफसी का पंजीकरण किसके तहत किया जाता है? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? एक आरबीआई अधिनियम है 1934, उसके अंतर्गत किया जाता है। एनबीएफसी का मुख्य कार्य क्या है? एनबीएफसी का जो पंजीकरण है वो किसके तहत होता है? 1934 के अधिनियम के तहत होता है। और एनबीएफसी का मुख्य कार्य ऋण और संपत्ति प्रबंधन सेवाएं देना है। ये जमा स्वीकार नहीं करता, कृषि को ऋण नहीं देता, ये याद रखना है। सबसे बड़ा एनबीएफसी है एचडीएफसी लिमिटेड, सबसे बड़ा एनबीएफसी है। फ्रेंड्स, ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही शानदार यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। हजारों प्रश्नों का ये सेट है। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की और 1399 प्लस कुरियर में इसकी हार्ड कॉपी है। हर यूनिट के 1000 बेस्ट क्वेश्चन हमने निकाले हैं यूनिट वाइज, नए सिलेबस के अनुसार है ये। और इसके साथ आपको हम एक ग्रुप देते हैं। ग्रुप में जो मैं आपको फटाफट सीरीज़ करा रही हूँ उसकी पीडीएफ प्लस बाय सीरीज़ करा रही हूँ उसकी पीडीएफ, ये सभी दी जाएगी। करंट अफेयर्स वहाँ पे कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स यहाँ पे कराए जाएंगे। और इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की है। हार्ड कॉपी भी आप मंगा सकते हैं, पर नेक्स्ट प्रीलिम्स में आप हार्ड कॉपी, क्योंकि हार्ड कॉपी पहुँचने में 7 से 8 दिन तो लग ही जाएगा, तो 1399 प्लस कुरियर में इसकी हार्ड कॉपी नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है। और साथ में देखो, मैं आपको बोल रही हूँ अभी 3 चीज़ें आप स्पेशली कीजिए। मेरा ये प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्लस वाई सीरीज़ कीजिए, प्लस फटाफट कीजिए। ये तीनों ही कर लीजिए आप, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तीनों की ये प्रीलिम्स का आपको मेरे नोट्स आपको जो 11,500 एमसीक्यू है यूनिट वाइज, वो तुरंत आपको लिंक में मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगी एक साथ पूरी। इसके अलावा ये हमारा पेपर 4 का पैकेज है। पेपर 4 पार्ट 2 में जो उद्यमिता वाला पार्ट है और जो आपका नीति शास्त्र वाला पार्ट है, इसकी आपको टोटल पूरा का पूरा पेपर 4 पार्ट ए प्लस पार्ट बी आपको हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मिल रहे हैं। इनमें 1000 पेजेस हैं। साथ में आपको 2 मार्कर की 500 प्लस क्वेश्चन की बुकलेट मिलेगी। टोटल 4 बुकलेट आपको पेपर 4 में मिलेंगी, 1000 प्लस पेजेस रहेंगे, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें आपको टोटल 10 यूनिट मिलती हैं। ये नोट्स हैं, ऊपर मैंने एक प्रैक्टिस सेट बताया था, ये नोट्स हैं, ये थ्योरी नोट्स हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, बुलेट फॉर्म का उपयोग करते हुए, करेंट डाटा समाहित करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स को कवर किया है। तो अगर आप प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप प्रीलिम्स के नोट्स ले सकते हैं। जब तक कि सिलेबस नहीं बदलेगा तब तक के लिए आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। उसके लिए आपको हर महीने का करंट भी आपको इसी प्रीलिम्स के नोट्स ग्रुप में मिलता रहेगा। देखो, भारत का सबसे बड़ा जो एनबीएफसी बैंक है वो एचडीएफसी है और एचडीएफसी लिमिटेड है। और जो सबसे पहला एनबीएफसी है, मतलब सबसे पहला गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, वो टाटा फाइनेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कौन सा है? टाटा फाइनेंस। एनबीएफसी और बैंकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? एनबीएफसी और मुख्य बैंकों के बीच अंतर यही है कि जो एनबीएफसी होते हैं वो जमा स्वीकार नहीं कर सकते। एनबीएफसी का पूरा नाम क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। याद रखिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जमा स्वीकार नहीं करते। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ओ स्वर्ण स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर थे। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? यस बैंक, यस बॉस एक पिक्चर आई थी, कहाँ से आई थी? वो मुंबई से आई थी, तो याद रखो यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में। कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कैनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है कैनरा का? बेंगलुरु में। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक का मोस्टली प्राइवेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में ही रहता है। इंडियन ओवरसीज़ का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूको का कोलकाता में। को से ही ख़त्म होता है और को से ही कोलकाता स्टार्ट हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बड़ौदा में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1806 में हुई थी।
सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप का। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिख कर अपना नंबर सेव करा दीजिए। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जिम बैंक, जिसको हम पहले आयात निर्यात बैंक कहते थे, उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है नाबार्ड बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इडबी क्या होता है? इडबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। जो कि उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। इडबी की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1964 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है कई बारी। इडबी की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में किया गया। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार से टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957। यूको बैंक का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। सिडबी क्या होता है? भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? C सुब्रमण्यम रमन है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड और रिजर्व बैंक दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारतीय संविधान के 48वें संविधान संशोधन को कब बदल दिया गया था? 48वें संशोधन द्वारा किसको बदल दिया गया था? तो अनुच्छेद 356 को बदल दिया गया था। कब? 48वें संविधान संशोधन द्वारा। 48वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। 47वें संविधान संशोधन द्वारा 14 कानून नवी अनुसूची में जोड़े गए। कितने? 14 कानून नवी अनुसूची में जोड़े गए थे। 46वें संविधान संशोधन द्वारा बिक्री कर जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा बिक्री कर जोड़ा गया? 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? 300A। 47वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है 47वां संविधान संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है GK विद आकांक्षा के नाम से। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। न्यू पेज बनाया है तो आप लोगों के फॉलोअर की ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स की ज़रूरत है, तो आप लोग उसको शेयर भी कीजिएगा। वहाँ पर हम GK ही पढ़ेंगे और GK को भी हम वीडियो के रूप में, जो शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं, रील्स होते हैं, उसके रूप में छोटे छोटे क्वेश्चन याद करेंगे। तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी हमारा जो टेलीग्राम है, नॉर्मल फेसबुक ग्रुप है, ये सब की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1978 में हुआ था, और इसमें क्या किया था? संपत्ति के अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, मौलिक अधिकार से हटाकर उसको विधिक अधिकार कर दिया था। EHR का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड रखने के लिए लाया गया। ई प्रशासन, ई नागरिकता, ई सर्विलेंस और ई गवर्नेंस का ही एक घटक है। ई प्रशासन हुआ, ई नागरिकता हुआ, और ई सर्विलेंस किसका घटक है? ई गवर्नेंस। उमंग ऐप कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? उमंग ऐप 13 भाषाओं का समर्थन करता है। उमंग ऐप कितनी भाषा का समर्थन करता है? 13 भाषा। उमंग ऐप का उद्देश्य एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से कई सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए कानूनी ढांचा कौन सा है? IT एक्ट 2000 है। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए कानूनी ढांचा कौन सा है? IT एक्ट 2000 है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहल कौन सी है? भारत नेट है। भारत नेट ने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की थी।
ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वस्त्रों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुगम बनाना है। याद रखना, ई प्रोक्योरमेंट वस्त्रों के लिए ऑनलाइन खरीद से संबंधित है। एनईजीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। भारत में ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 57वां संशोधन राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देता है। 56वें संशोधन के तहत गोवा राज्य का गठन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य को विशेष संवैधानिक स्थिति 55वें संविधान में दी। इसके तहत 371H जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 71वां संविधान संशोधन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को। 72वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। 88वें संविधान संशोधन सेवा कर को पेश करता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके तहत अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार बनाया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 का उद्देश्य है कि 2026 तक लोकसभा सीटों के आवंटन को 1971 की जनगणना के आधार पर समान रखना। ये पिछली बार लास्ट पीएससी में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बन गया है? स्पेन बन गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको गेल बोलते हैं, ये सीहोर में 50,000 करोड़ रुपए का पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाएगी। याद रखना। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। लगभग 458 क्वेश्चन हो चुके हैं। कमेंट करके आप लोगों के लिए कमेंट की वो दे रही हूँ कि गेल की स्थापना कब हुई थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गेल की स्थापना कब हुई थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये महारत्न कंपनी है। टोटल महारत्न कंपनी 13 है और टोटल नवरत्न कंपनी 17 है। सभी लोग कमेंट करके गेल की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।